कहानी की शुरुआत वैज्ञानिकों और सैनिकों के एक समूह से होती है जिन्हें एक बेहद खतरनाक अभियान के लिए एक अजीब से द्वीप पर भेजा गया था। अब हम एक हेलीकॉप्टर के चालक को देखते हैं जो उस रहस्यमयी द्वीप पर मौजूद होता है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, हल्की सी सरसराहट और किसी के कदमों की आहट। वह डर की वजह से अपनी बंदूक निकालता है और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक उसे जमीन पर एक और बंदूक दिखाई देती है, मगर यह कोई आम बंदूक नहीं होती। वह हूबहू उसकी अपनी बंदूक जैसी ही दिख रही थी। वही मॉडल, उसकी अपनी बंदूक पर बना वही खास निशान और वही नंबर भी। ये देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है कि आखिर एक ही जैसी बंदूक दो अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ भी सोचने का मौका मिलता, कोई अचानक पीछे से आता है और उस पर जानलेवा हमला करके उसे बेरहमी से मार देता है। जिस आदमी ने हमला किया होता है उसने भी बिल्कुल उस चालक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। वह मृत चालक का सामान उठाता है और तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है। फिर वह जल्दी से हेलीकॉप्टर को चालू करके आसमान में उड़ा ले जाता है। लेकिन जैसे ही वह हेलीकॉप्टर को ऊंचाई पर ले जाता है, वह हवा में एक अदृश्य दीवार से टकरा जाता है। असलियत तो यह थी कि यह पूरा द्वीप ऊर्जा के एक बहुत बड़े घेरे से घिरा हुआ था और इसी टकराव की वजह से हेलीकॉप्टर पल भर में आग के गोले में बदलकर राख हो जाता है। यानी इस जगह से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकता। फिर कहानी थोड़ा पीछे जाती है। अब हम सैन फ्रांसिस्को शहर में एडिसन नाम की एक पूर्व सैनिक औरत को देखते हैं। वह यहाँ एक आदमी से मिलने आई होती है जिसका नाम चेज है। एडिसन उसे एक बहुत ही जोखिम भरे काम के लिए अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी। एडिसन उसे बताती है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है चेज। तुम पहले सेना में थे, लेकिन एक अभियान की नाकामी के बाद तुम्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया था। यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों से तुम्हारा नाम और पहचान तक मिटा दी गई है, जैसे तुम कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। और यही वजह थी कि एडिसन उसे अपने साथ मिलाना चाहती थी। उसकी कंपनी ऐसे ही लोगों को ढूंढ रही थी जो कागजों में जिंदा नहीं थे। खैर, चेज पूछता है कि आखिर काम क्या है, तो एडिसन उसे बताती है कि तुम्हें एक रहस्यमयी द्वीप पर जाना होगा। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम होगा, हमारी कंपनी के मालिक की बेटी स्टेसी को सुरक्षित वापस लेकर आना। इसके बदले तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे, इतने ज्यादा पैसे कि तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बैठकर गुजार सकते हो। ये सुनते ही चेज हैरान हो जाता है। अगर उसे सिर्फ एक द्वीप पर जाकर किसी को वापस ही लाना है तो इस मामूली से काम के लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। लेकिन वह ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह इस काम के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद एडिसन अपनी टीम के दूसरे साथी को ढूंढती है जिसका नाम रस्क था। रस्क बहुत ही तेज दिमाग वाला जासूस और लड़ाई झगड़े में माहिर खिलाड़ी था। लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी बहुत दर्दनाक थी। एक हादसे में उसका पूरा परिवार मारा गया था और उस दुखद दिन के बाद से वह सिर्फ सबसे खतरनाक काम ही हाथ में लेता था। जब एडिसन उसे भी पैसों और इस अभियान के बारे में बताती है तो रस्क भी कुछ दिनों के लिए काम करने को तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन पूरी टीम एक निजी हवाई अड्डे पर जमा होती है। अब एडिसन के पास 6 लोगों की एक मजबूत टीम थी जिसमें चेस और रस्क भी शामिल थे। एडिसन सबको काम समझाना शुरू करती है। वह कहती है कि उस द्वीप पर 2 अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में। हम हेलीकॉप्टर से ठीक द्वीप के बीच वाले हिस्से में उतरेंगे। फिर हम 2 अलग अलग टीमों में बंट जाएंगे और दोनों जगहों की तलाशी लेंगे। दक्षिण वाली टीम में एडिसन, चेस और डेक्स शामिल थे, जबकि उत्तर वाली टीम की जिम्मेदारी रस्क और कोल्ट के पास थी। कोल्ट भारी हथियार चलाने में काफी माहिर था और फिर उनके साथ टैग था जो मशीनों और ड्रोन का उस्ताद था। उन्हें ठीक नहीं पता था कि स्टेसी को किस केंद्र में बंदी बनाकर रखा गया है, इसीलिए दोनों टीमें अपनी अपनी तय की गई जगहों पर खोज करने वाली थी। जैसे ही स्टेसी मिल जाएगी, सब लोग वापस द्वीप के बीच वाले हिस्से में हेलीकॉप्टर के पास आकर मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि इस सफर पर निकलने से पहले टैग अकेला बैठकर अपनी बेटी की तस्वीर देख रहा होता है। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और अब उसकी बेटी ही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन अब वही छोटी बच्ची एक भयानक बीमारी से जूझ रही थी। उसका इलाज बहुत महंगा था और टैग के पास इतने पैसे नहीं थे। यही वजह थी कि उसने इस खतरनाक काम को स्वीकार किया था। वह यह सब सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब पूरी टीम एक साथ बैठती है तो बातचीत के दौरान एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। उनमें से किसी का भी दुनिया में अपना कोई नहीं था, न माता पिता, न कोई जीवन साथी और न ही कोई ऐसा इंसान जो घर पर उनका इंतजार कर रहा हो। यह बात सोचकर सबके मन में एक बड़ा सवाल आने लगता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कंपनी ने जानबूझकर ऐसे ही लोगों को चुना था जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। थोड़ी ही देर में सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और उस रहस्यमयी द्वीप की तरफ उड़ान भर लेते हैं। 15 घंटे के एक लंबे सफर के बाद आखिरकार वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरता है, योजना के मुताबिक टीम 2 हिस्सों में आगे बढ़ती है। एडिसन, चेस और डेक्स दक्षिण की दिशा में बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे थोड़ा आगे जाते हैं, उनके कदम अचानक रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने जो नजारा था वह उनका दिल दहला देने वाला था। जमीन पर कई लाशें इधर उधर बिखरी हुई थीं। उन लोगों को इस बेरहमी से मारा गया था जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें चीर फाड़ डाला हो। तीनों अपने हथियार संभालते हैं और बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। एडिसन तुरंत अपना रेडियो निकालती है और दूसरी टीम को इस खतरे की चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। रेडियो पूरी तरह से बंद हो चुका था। डेक्स तुरंत अपनी डायरी निकालता है और सब कुछ लिखना शुरू कर देता है। जब भी उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ है तो वह हर छोटी बड़ी बात को लिख लेता था और यह द्वीप हर बीतते पल के साथ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। उधर रस्क, टैग और कोल्ट जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रस्क की नजर एक रस्सी पर पड़ती है जो एक पेड़ से बंधी हुई थी। वह काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन उसे देखकर रस्क को बहुत अजीब महसूस होता है। रस्क कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस रस्सी को पहले कभी मैंने ही यहाँ बांधा था। लेकिन वह खुद को संभालता है कि भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है और वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में उनका रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। अब दोनों टीमों का एक दूसरे से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। दूसरी तरफ एडिसन की टीम को दक्षिण वाले हिस्से में और भी ज्यादा लाशें मिलती जा रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कैसे मरे। फिर थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक खाली शिविर मिलता है। एडिसन वहां अपना एक यंत्र लगाती है ताकि सिग्नल को बढ़ाया जा सके और वह फिर से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं हो पाती। मगर ठीक उसी समय डेक्स को कुछ ऐसा मिलता है जो सबको और भी ज्यादा हैरत में डाल देता है। वह एक लाश के हाथ से उसकी घड़ी निकालता है और जैसे ही वह उसे गौर से देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने खुद अपने हाथ में पहन रखी थी। वही ब्रांड, वही डिजाइन और वही सब कुछ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चेस उसे समझाते हुए कहता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है भाई, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। लाश
का चेहरा भी पूरी तरह बिगड़ चुका था, जिसे पहचान पाना बिल्कुल असंभव था। शायद किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला किया होगा। जब दोनों टीमें इस अनजान द्वीप पर अपने अपने तय किए गए हिस्से की खोज कर रही थीं, तब उन्होंने जाने से पहले हेलीकॉप्टर के चालक से साफ तौर पर कहा था कि वह कहीं न जाए और हेलीकॉप्टर के पास ही रुककर उनका इंतजार करे। लेकिन तभी अचानक शांत जंगल में अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। और अब हमारी कहानी ठीक वहीं पहुंच चुकी है जहां से इस पूरे सिलसिले की शुरुआत हुई थी। जो इंसान चालक पर हमला करने के लिए अंधेरे से निकल कर आया था, वह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वह एक बुरी तरह बदला हुआ, रूप परिवर्तित इंसान था, जिसे इस द्वीप की किसी रहस्यमयी और अजीब ताकत ने एक खूंखार दानव में बदल दिया था। चालक की जान लेने के बाद वह बदला हुआ आदमी बड़ी फुर्ती से हेलीकॉप्टर में बैठता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में थोड़ा ऊपर की तरफ उड़ता है, वह आसमान में मौजूद उसी अदृश्य दीवार से टकरा जाता है और एक जोरदार धमाके के साथ हवा में ही फट जाता है। इस खौफनाक नजारे ने यह पूरी तरह साफ कर दिया था कि इस द्वीप से कोई भी चाहकर भी जिंदा भाग नहीं सकता। इसी बीच शिविर के पास अचानक टैग और डेक्स को किसी के होने की आहट सुनाई देती है। जब वे दोनों सावधानी से देखने जाते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने एक अनजान आदमी जिंदा खड़ा था। वह खुद को संभालते हुए अपना नाम डॉक्टर यंग बताता है। वह उन्हें जानकारी देता है कि वह सुबह ही अपनी पूरी अनुसंधान टीम के साथ यहाँ आया था, लेकिन जैसे ही वह इस द्वीप पर पहुंचा तो यहाँ सब कुछ पहले से ही पूरी तरह तबाह हो चुका था। किसी अज्ञात और भयानक चीज ने उसकी टीम के लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया था। ये पूरी बात सुनकर एडिसन और बाकी लोग गहरे अचंभे में पड़ जाते हैं। एडिसन हैरानी जताते हुए कहती है कि हमारी कंपनी के आने से पहले यहाँ किसी भी दूसरी टीम को आने की इजाजत नहीं थी, फिर तुम लोग कैसे आए? लेकिन इस सवाल पर डॉक्टर यंग पूरी तरह खामोश रहता है। फिर वे लोग उससे स्टेसी के बारे में पूछताछ करते हैं। ये वही लड़की थी जिसे सुरक्षित बचाने के बदले उन्हें मोटी रकम मिलने वाली थी। जैसे ही डॉक्टर यंग के कानों में स्टेसी का नाम पड़ता है, उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल जाते हैं। वह बिना कुछ कहे उन्हें धीरे धीरे अपने पीछे आने का इशारा करता है। वह उन सबको जंगल के बीचों बीच बनी एक सुनसान और अकेली इमारत की तरफ ले जाता है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि जमीन पर एक लाश पड़ी हुई थी, जिसका चेहरा किसी जानवर की वजह से बुरी तरह बिगड़ चुका था। यह मृत लड़की कोई और नहीं बल्कि स्टेसी ही थी, यानी जिसे वे जिंदा ढूंढने आए थे। वह पहले ही अपनी जान गंवा चुकी थी। यह मंजर देखकर वहां मौजूद हर एक शख्स सन्न रह जाता है। जिसे सुरक्षित वापस लाने के लिए वे अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ आए थे, उसका खेल तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। एडिसन बेबसी से अपने साथियों की तरफ देखती है और कहती है, अगर यह लड़की ही नहीं रही तो अब हमें हमारे काम के पैसे किस बात के मिलेंगे? लेकिन इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर आपस में चर्चा करने के बाद वे यह फैसला लेते हैं कि वे स्टेसी की लाश को अपने साथ वापस ले जाएंगे, ताकि कंपनी के सामने उनके पास इस बात का पक्का सबूत रहे। अब तक घने जंगल में रात हो चुकी थी और वापस हेलीकॉप्टर तक जाने का रास्ता भी काफी लंबा और पत्थरीला था। इसीलिए वे तय करते हैं कि रात इसी सुरक्षित शिविर में गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकलेंगे। वे लोग अब भी अपनी उत्तर वाली दूसरी टीम से किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिससे वे उन्हें यह बता सकें कि उनका काम पूरा हो चुका है। इधर इतने सारे हथियारों से लैस लोगों को देखकर डॉक्टर यंग को थोड़ी शांति महसूस हो रही थी। वह राहत की सांस लेते हुए कहता है कि चलो अच्छा है कि कम से कम अब मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के साथ यहाँ से सुरक्षित निकल जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ एक और बेहद अजीब और मन को परेशान कर देने वाली घटना घटती है। डेक्स चुपचाप बैठा अपनी डायरी में कुछ जरूरी बातें लिख रहा होता है। तभी अचानक डॉक्टर यंग की नजर उस पर पड़ती है और वह चौंक कर कहता है कि यह डायरी तो मैंने पहले भी कहीं देखी है। वह तुरंत अपना थैला खोलता है और उसमें से एक पुरानी डायरी निकालता है। वह डायरी हूबहू डेक्स की डायरी जैसी ही दिखाई दे रही थी। वही बाहरी आवरण, वही निशान और यहाँ तक कि लिखने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा था। यह देखकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात तब सामने आती है जब वे उस डायरी के पन्नों को पलटकर अंदर देखते हैं। उसमें आने वाले कल यानी अगले दिन घटने वाली घटनाओं का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि वह सब कुछ पहले से दर्ज था, जो अभी तक असलियत में हुआ ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वह सब डेक्स के अपने हाथों से लिखा गया था। उसी पल डेक्स का दिमाग चकराने लगता है। वह घबराकर कहता है कि मैं तो आज पहली बार इस जगह पर आया हूँ, फिर ये सारी बातें इसमें पहले से कैसे लिखी हो सकती हैं? लेकिन इस उलझन का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। यह रहस्यमयी द्वीप हर बीतते घंटे के साथ और भी ज्यादा डरावना और पहेली जैसा बनता जा रहा था। द्वीप के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रस्क, कोल्ट और टैग भी रात के अंधेरे को देखते हुए वहीं रुकने का मन बना लेते हैं। वे सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाते हैं और अपने अपने हथियार पास रखकर सुस्ताने लगते हैं। तभी अचानक घने अंधेरे जंगल से एक बेहद अजीब और डरावनी आवाज गूंजती है। तीनों पल भर में सतर्क हो जाते हैं और अपनी अपनी बंदूकें तान लेते हैं। फिर पलक झपकते ही कोई अज्ञात चीज पीछे से आकर टैग को दबोच लेती है और उसे घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाने लगती है। टैग खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत से चिल्लाता है और हाथ पैर मारता है, और जैसे ही वह हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है, डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। उसके ठीक सामने एक बहुत ही विशाल और भयानक दानव खड़ा था। उस भयानक रूप को देखकर टैग तुरंत समझ जाता है कि रास्ते में उन्होंने जिन लाशों को देखा था, उन्हें इतनी बेरहमी से किसने मारा था। अब वह दानव अपने भारी भरकम पंजे उठाकर टैग पर जानलेवा हमला करने ही वाला होता है। पर ठीक उसी नाजुक मौके पर रस्क फुर्ती से वहां पहुंच जाता है। वह बिना वक्त गंवाए अपनी बंदूक से दनादन गोलियां चलाता है और उस खूंखार जानवर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इस तरह टैग की जान बाल बाल बच जाती है। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। जैसे ही रस्क आगे बढ़कर टैग को संभालता है, कोल्ट उनसे कुछ कदम की दूरी पर अकेला रह जाता है। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक और दानव निकलकर उसके सामने आ जाता है और उस पर टूट पड़ता है। लेकिन यह नया दानव पहले वाले से कहीं ज्यादा खौफनाक और चौंकाने वाला था, क्योंकि उसका चेहरा और रूप रंग बिल्कुल कोल्ट जैसा ही था। वही कदकाठी, वही चेहरा और वही कपड़े। कोल्ट कुछ समझ पाता या संभल पाता, उससे पहले ही उस हमशक्ल दानव ने चाकू निकालकर उसके सीने में घोंप दिया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रस्क और टैग अपनी आंखों के सामने यह खौफनाक नजारा देखकर पूरी तरह सुन्न रह जाते हैं। अब उनके दिमाग में सवालों का बवंडर उठने लगा था। आखिर कोल्ट का यह दूसरा रूप कहां से आया? ये अजीब दानव कौन थे? और इस द्वीप पर लोगों को अपनी ही चीजों के नकली रूप, घड़ियां और डायरियां क्यों मिल रही थीं? पर एक बात तो पूरी
पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि यहाँ कुछ बहुत ही गलत और खतरनाक हो रहा था। दूसरी तरफ एडिसन की टीम अब भी डेक्स की उस दूसरी डायरी को खंगाल रही थी, वही रहस्यमयी डायरी जो आने वाले कल का भविष्य बता रही थी। उसके एक पन्ने पर साफ साफ लिखा था कि स्टेसी, जो कल मरी हुई हालत में मिली थी, वह अगले दिन फिर से जिंदा हो जाएगी। यह पढ़कर सबको लगा कि यह सरासर नामुमकिन है। भला कोई मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है? लेकिन जैसे ही अगली सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो स्टेसी सचमुच जिंदा हो जाती है। वह आराम से सांस ले रही थी और सामान्य रूप से बातचीत भी कर रही थी। यह चमत्कार देखकर एडिसन और बाकी सबके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उन्होंने खुद अपनी आंखों से कल उसकी लाश देखी थी जो पूरी तरह बेजान हो चुकी थी, मगर अब जो स्टेसी उनके सामने खड़ी थी उसके शरीर पर एक छोटा सा खरोंच का निशान तक नहीं था। द्वीप के दूसरे कोने पर रस्क और टैग किसी तरह बचते बचाते उत्तर वाले अनुसंधान केंद्र तक पहुंच चुके थे। ये पूरी जगह एकदम सुनसान और खाली पड़ी थी। रहने खाने का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन वहां किसी इंसान के होने का कोई नामो निशान नहीं था। तभी रस्क की नजर वहां रखे एक पुराने रेडियो यंत्र पर पड़ती है और वह उसे चालू करने की कोशिश करता है। इस बार किस्मत वाकई उनका साथ दे देती है, क्योंकि किस्मत से एडिसन के शिविर में भी वैसा ही एक दूसरा यंत्र चालू हालत में मौजूद था और आखिरकार काफी कोशिशों के बाद दोनों टीमों का आपस में संपर्क हो जाता है। रस्क घबराती हुई आवाज में कहता है कि इस द्वीप पर बहुत ही अजीब ताकतें काम कर रही हैं। यहाँ दानव हैं, यहाँ कुछ बहुत ही भयानक और अनर्थ हुआ है। पिछली रात एक दानव ने हम पर हमला करके कोल्ट को हमेशा के लिए सुला दिया और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वे दानव चाहे जो कोई भी हो हूबहू हमारी तरह ही दिखाई देते हैं। ये सुनकर एडिसन भी अपनी तरफ से एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है कि कल हमें स्टेसी मरी हुई मिली थी, लेकिन आज सुबह वह हमारे सामने बिल्कुल भली चंगी और जिंदा खड़ी है। अब दोनों टीमें अच्छी तरह समझ चुकी थीं कि यह द्वीप उनकी सोच और कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी है। उधर तंबू के बाहर स्टेसी डेक्स के साथ बैठी हुई थी और धीरे धीरे अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही थी। वह बताती है कि वह 3 दिन पहले ही अपनी खास अनुसंधान टीम के साथ इस द्वीप पर आई थी। यहाँ काम करते समय उनके एक बड़े प्रयोग में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उस हादसे के बाद से लोग अजीब तरह से बदलने लगे थे और खुद को भूलकर एक दूसरे पर जानलेवा हमले कर रहे थे। वे सब अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वे इस द्वीप के माया जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। सच्चाई तो यही थी कि इस अजीब और मायावी द्वीप के चक्रव्यूह से कोई भी चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता था। जब डेक्स ने हैरान होकर पूछा कि तुम इस तबाही में आखिर बची कैसे, तो यह सवाल सुनते ही स्टेसी की आंखें धीरे से बंद हो गईं। उसने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा कि वह बची नहीं थी। पिछली रात ही एक भयानक दानव ने उस पर हमला करके उसे मार डाला था। उसे अपनी मौत का वह खौफनाक मंजर अच्छी तरह याद था, लेकिन जब आज सुबह हुई तो वह अचानक फिर से जिंदा होकर जाग गई। उसे खुद भी नहीं पता था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। दूसरी तरफ शिविर के अंदर डॉक्टर यंग ने चुपके से डेक्स की वह रहस्यमयी डायरी पूरी पढ़ ली थी। सब कुछ अच्छी तरह समझने के बाद वह गंभीर चेहरे के साथ एडिसन और बाकी लोगों की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि मुझे अब पूरी तरह समझ आ चुका है कि इस द्वीप पर असल में क्या खेल चल रहा है। ये सुनते ही टीम के सभी लोग उत्सुकता और डर के मारे उसके पास जमा हो गए। डॉक्टर यंग ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात समझानी शुरू की। उसने कहा कि यह पूरा द्वीप वर्म होल्स यानी समय और अंतरिक्ष की परतों के बीच बने कुछ अजीब छिद्रों से भरा हुआ है। ये छिद्र अंतरिक्ष के ताने बाने को फाड़ कर बने हैं, जिनमें बीता हुआ समय और आने वाला कल एक साथ जमा हो जाता है। इसी वजह से यहाँ समय हमारी दुनिया की तरह सीधे रास्ते पर नहीं चलता। यहाँ का समय लगातार 72 घंटों तक यानी पूरे 3 दिनों तक आगे बढ़ता है और जैसे ही 3 दिन पूरे होते हैं सब कुछ मिटकर फिर से बिल्कुल शुरुआत से शुरू हो जाता है। हम सब यहाँ समय के एक बहुत ही खतरनाक चक्र में पूरी तरह फंस चुके हैं। डॉक्टर यंग आगे बताता है कि हर बार जब यह 3 दिनों का चक्र दोबारा शुरू होता है तो पिछले समय की कुछ पुरानी चीजें इस नए चक्र में अपने आप खींची चली आती हैं। इसी वजह से तुम लोगों को यहाँ अपने जैसी ही एक और घड़ी मिली, आने वाले कल का भविष्य बताने वाली यह डायरी मिली और वह पुरानी रस्सी मिली जिसे देखकर रस्क को ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे खुद अपने हाथों से बांधा हो। ये सारी चीजें पिछले चक्र की थीं जो अपना निशान यहाँ छोड़ गई थी। अब डॉक्टर यंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि सारे लोग मरे नहीं हैं, बल्कि कुछ लोग इस द्वीप की अजीब तांत्रिक ऊर्जा के प्रभाव में आकर पूरी तरह बदल चुके हैं। इस डायरी के मुताबिक जो भी इंसान इस द्वीप पर 3 दिन से ज्यादा का समय गुजार लेता है वह धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन, अपना शरीर और अपना होश खोने लगता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जंगल में जिन खूंखार दानवों से तुम लोग अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे वे कोई बाहरी जीव नहीं बल्कि तुम खुद ही थे। वे तुम्हारे ही पिछले चक्र के बदले हुए भयानक रूप हैं। यह सुनकर डेक्स कांपती हुई आवाज में कहता है कि इसका मतलब यह पूरा द्वीप एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ है और अब हम सब भी इसके कैदी बन चुके हैं। तभी अचानक शांत जंगल से भयानक गुस्से, डरावनी चीखों और तेजी से बढ़ते कदमों की आवाजें आने लगती हैं। असल में उन दानवों की एक बहुत बड़ी भीड़ घने जंगल से निकलकर उनकी तरफ ही बढ़ रही थी और देखते ही देखते उन्होंने उनके पूरे शिविर को चारों तरफ से घेर लिया। उधर उत्तर की तरफ मौजूद रस्क और टैग रेडियो के जरिए डॉक्टर यंग की ये सारी बातें सुन ही रहे थे कि तभी अचानक उन दानवों ने उन पर भी धावा बोल दिया। डेक्स की डायरी में लिखी भविष्य की वह खौफनाक बात अब सच साबित हो रही थी। अपने ही जैसे दिखने वाले किसी रूप से जान की बाजी लगाना बेहद अजीब और दिल दहला देने वाला अनुभव था, लेकिन उस नाजुक घड़ी में उनके पास जीवित रहने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वे पूरी ताकत से उनका मुकाबला करने लगे। इधर शिविर में भी दानवों ने एडिसन की टीम पर जोरदार हमला कर दिया था। चेस एक पल के लिए अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है क्योंकि वह अपने ही जैसे हूबहू दिखने वाले इंसान पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी एडिसन चिल्लाकर उसे संभालती है और याद दिलाती है कि चेस, होश में आओ, वह तुम नहीं हो। अगर हमें यहाँ से जिंदा निकलना है तो तुम्हें हिम्मत करनी होगी। आखिरकार चेस खुद को संभालता है, सीधे उसके सिर पर निशाना साधता है और गोली चलाकर उस दानव को जमीन पर गिरा देता है। द्वीप के दूसरे हिस्से में रस्क और टैग अभी भी किसी तरह जूझ रहे थे, लेकिन उनकी बंदूक की ज्यादातर गोलियां अब खत्म होने की कगार पर थीं और वे अच्छी तरह जानते थे कि यह तो बस मुसीबत की शुरुआत थी। उधर मुख्य शिविर में हालात पल पल और ज्यादा बदतर होते जा रहे थे। स्टेसी, जिसे वे सब अब तक पूरी तरह भला चंगा और जिंदा समझ रहे थे,
देखे अचानक उसका शरीर अजीब तरह से टूटने मरोड़ने लगता है। वह भी उस प्रयोगशाला के असफल प्रयोग से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। अचानक वह पूरी ताकत से डेक्स के ऊपर टूट पड़ती है। चेज बिना वक्त गंवाए स्टेसी को गोली मार देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टेसी के उस जानलेवा हमले में डेक्स वहीं तड़पकर दम तोड़ देता है। दिन ढलने तक वे सब अपनी जान बचाने के लिए कई घंटों तक मौत से खूनी संघर्ष करते रहते हैं। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद रस्क का संपर्क द्वीप के बाहर मौजूद कंपनी के मुख्य अड्डे से हो जाता है। वह उन्हें बताता है कि हमारा हेलीकॉप्टर पूरी तरह तबाह हो चुका है और हमें यहाँ से निकालने के लिए तुरंत मदद भेजी जाए। साथ ही वह चालाकी से झूठ बोल देता है कि मालिक की बेटी स्टेसी अभी भी सुरक्षित और जिंदा है, ताकि कंपनी उन्हें बचाने के लिए अपनी कोई रेस्क्यू टीम तुरंत रवाना कर दे। लेकिन मासूम रस्क को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि बाहर बैठी उस कंपनी को पहले से ही इस द्वीप की एक एक सच्चाई का पता था। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि स्टेसी की मौत बहुत पहले ही हो चुकी है। उन्हें यह भी पता था कि यह पूरा द्वीप 3 दिनों के एक अंतहीन समय के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और उन्होंने जानबूझकर इस टीम को यहाँ भेजा था ताकि वे उनके इस रहस्यमयी प्रयोग के नतीजों को करीब से देख सकें। इसी गंदी योजना के तहत ही कंपनी ने ऐसे लोगों का चुनाव किया था जिनका इस दुनिया में आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था, ताकि अगर वे यहाँ मर भी जाएं तो बाहरी दुनिया में कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश न करे। फिर कंपनी के उस बेहद गोपनीय अड्डे पर एक और भयानक और दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आती है। अब से ठीक 12 घंटों के अंदर कंपनी इस पूरे द्वीप पर विनाशकारी बम गिराने वाली थी। वे इस पूरे द्वीप को नामोनिशान समेत मिटा देना चाहते थे ताकि यहाँ का यह खतरनाक संक्रमण कभी भी भूलकर बाहरी दुनिया तक न पहुंच सके। अब इस तबाही के बीच केवल 5 लोग ही जिंदा बचे हुए थे और उन्हें किसी भी तरह समय रहते यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना था, इससे पहले कि पूरा द्वीप मलबे के ढेर में तब्दील हो जाए। अब रस्क और टैग ने किसी तरह रास्ते के खतरों से बचते हुए एडिसन, चेस और जख्मी डॉक्टर यंग को द्वीप के पुराने अनुसंधान केंद्र के हॉस्पिटल वाले हिस्से में सुरक्षित पहुंचा दिया था। डॉक्टर यंग ने उन्हें इस जगह की हर एक बारीकी समझा दी थी, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि उनका हेलीकॉप्टर तो पूरी तरह नष्ट हो चुका था, तो वे यहाँ से निकलेंगे कैसे। जब सब लोग अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खोने लगते हैं, तभी अचानक रस्क के दिमाग में एक बहुत ही अजीब बात कौंधती है। इस द्वीप पर कदम रखने के बाद से ही उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही थीं जो अभी तक असलियत में घटी ही नहीं थी। पहले उसे लगता था कि यह सब शायद उसके दिमाग का कोई वहम या धोखा है, लेकिन अब उसे इस द्वीप की असली हकीकत समझ में आ चुकी थी, क्योंकि इस अनोखे द्वीप पर समय आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ यानी उल्टा बह रहा था और इसी उलटी लहर की वजह से वह अपने आने वाले भविष्य की यादों को पहले ही देख पा रहा था। उन्हीं धुंधली यादों के एक हिस्से में उसने द्वीप के पास बनी एक शांत झील के किनारे झाड़ियों में छिपी हुई एक छोटी सी नाव देखी थी। वही नाव अब मौत के इस कुएं से बाहर निकलने का उनका आखिरी और इकलौता सहारा थी। फिर जैसे ही सुबह होती है, दोनों टीमें पूरी ताकत से उस तय जगह की तरफ बढ़ने लगती हैं जहां रस्क ने अपनी यादों में वह नाव देखी थी। एडिसन की टीम उस झील के ज्यादा करीब थी, इसलिए वे बाकी लोगों से पहले वहां पहुंच जाते हैं और बेहद बेसब्री से रस्क और टैग का इंतजार करने लगते हैं। डॉक्टर यंग तुरंत आगे बढ़कर उस नाव की बारीकी से जांच करता है और राहत की सांस लेते हुए बताता है कि इसका ईंधन का डिब्बा पूरी तरह भरा हुआ है और अगर खुले समुद्र में कोई भयानक तूफान नहीं आया तो हम सब सही सलामत शहर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मुसीबत यह थी कि रस्क और टैग अभी भी उनसे काफी दूर थे। वे जंगल के रास्ते में लगातार उन दानवों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी बंदूक की गोलियां अब लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं और वे लगातार लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक चुके थे। इसलिए अब उन्हें अपने ही उन बदले हुए रूपों से मुकाबला करने में भारी परेशानी हो रही थी, जो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो चुके थे। अपनी आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ने के बावजूद आखिरकार टैग अपने ही बदले हुए भयानक रूप के हाथों इस खूनी जंग में मारा जाता है। अपने साथी को खोने के बाद भारी दिल के साथ रस्क खुद से और दम तोड़ते हुए टैग से यह वादा करता है कि अगर वह यहाँ से जिंदा बच निकला तो वह टैग की मासूम बेटी को जरूर ढूंढेगा और अपनी आखिरी सांस तक उसकी रक्षा करेगा। लेकिन तभी वहाँ एक और भयानक झटका लगता है। असल में झाड़ियों को चीरता हुआ खुद रस्क का बदला हुआ रूप ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में बंदूक तनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मानो अब रस्क का खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन ठीक उसी नाजुक पल में पीछे से चेस की एंट्री होती है और वह बिना वक्त गंवाए उस दानव को गोली मारकर रस्क की जान बचा लेता है। मगर वहां से तेजी से भागते समय रस्क का पैर अचानक जमीन पर बिछे एक जाल पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से पास ही लगा एक नुकीला लकड़ी का खंभा सीधे उसके पेट को चीरते हुए आर पार हो जाता है। अब वह इतनी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था कि उसके लिए अपनी जगह से हिल पाना भी बिल्कुल नामुमकिन था। ठीक उसी पल उनके पास बचे हुए 12 घंटे भी पूरे हो जाते हैं और अचानक पूरे द्वीप पर आसमान से विनाशकारी बम फटने लगते हैं। चारों तरफ आग का तांडव शुरू हो जाता है। रस्क अब अच्छी तरह समझ चुका था कि इस भयानक हालत में अब उसका बच पाना मुमकिन नहीं है। वह दर्द से कराहते हुए चेस की तरफ देखता है और कहता है, भाई अब यहाँ रुककर अपना वक्त मत गंवाओ, तुरंत भागो और खुद को बचा लो। ये दर्दनाक बात सुनकर चेस बहुत ही भारी दिल से अपनी बंदूक रस्क के हाथों में थमा देता है। फिर वह अपने उस जाबाज साथी को आखिरी अलविदा कहता है और नाव की तरफ पूरी ताकत से भाग पड़ता है, क्योंकि जिंदा रहने का यह उसका आखिरी और इकलौता मौका था। इसी बीच किनारे पर खड़ा डॉक्टर यंग पूरे द्वीप पर गिरते हुए उन खतरनाक बमों को देख रहा होता है जिससे पूरी धरती दहल रही थी। वह घबराकर एडिसन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि पूरा द्वीप राख होने वाला है, हमें अब इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। अब हम और ज्यादा चेस का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन एडिसन इस बात के लिए साफ मना कर देती है। वह चेस और रस्क को इस मौत के कुएं में अकेला छोड़कर कहीं भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर कोई और रास्ता न देखकर मजबूर होकर डॉक्टर यंग पीछे से एडिसन के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और अकेले ही नाव को चालू करके झील में आगे बढ़ा देता है। लेकिन तभी अचानक चेस भी अपनी आखिरी ताकत झोंक कर दौड़ते हुए किनारे तक पहुंच जाता है। उसी पल वह किनारे से एक लंबी छलांग लगाता है और पानी में आगे बढ़ती हुई नाव के पीछे बंधी रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है। कुछ देर बाद पानी की बौछारों से एडिसन को भी होश आ जाता है और वह आंखें खोलते ही जो नजारा देखती है वह बेहद खौफनाक था। असल में अब डॉक्टर यंग का शरीर अजीब तरह से बदलना शुरू
शुरू हो चुका था। वह इस पूरी टीम में सबसे ज्यादा समय तक इस द्वीप पर रहा था और इसी वजह से 3 दिन पूरे होते ही वह एक दानव में तब्दील हो रहा था। उसकी आंखें अजीब रोशनी से चमक रही थीं और उसका चेहरा पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। अचानक वह पूरी हैवानियत के साथ एडिसन की जान लेने के लिए उस पर कूद पड़ता है, पर ठीक उसी पल दूर जलते हुए किनारे से एक आखिरी गोली की आवाज गूंजती है। वह गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मरणासन्न हालत में पड़ा रस्क था। उसने अपनी उखड़ती हुई सांसों के बीच जलते और तबाह होते हुए द्वीप से वह आखिरी अचूक निशाना साधा कर एडिसन की जान बचा ली थी और फिर अगले ही पल वह द्वीप पर हुए एक बहुत बड़े धमाके की चपेट में आकर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अब उस नाव में सिर्फ चेस और एडिसन ही जिंदा बचे थे। वे मौत के मुंह से निकल तो आए थे, लेकिन अब भी चारों तरफ फैलती आग और तबाही के खौफनाक मंजर से घिरे हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे इस खुले समंदर में बच पाएंगे या नहीं। अपनी नाव को आगे बढ़ाते हुए वे ठीक उसी जगह से गुजरते हैं जहां कहानी की शुरुआत में वह हेलीकॉप्टर अदृश्य दीवार से टकराकर तबाह हुआ था। लेकिन शायद इस बार पूरे द्वीप पर हुए उन विनाशकारी परमाणु धमाकों की वजह से समय का वह मायावी चक्रव्यूह और ऊर्जा का घेरा पूरी तरह हिल चुका था और इसी वजह से कुछ ही पलों के लिए वहां से बाहर निकलने का एक बिल्कुल सुरक्षित रास्ता खुल जाता है। उसी खुले रास्ते का फायदा उठाकर चेस और एडिसन इस मौत के द्वीप से सही सलामत और जिंदा बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।